आपके साथ मौजूद हूँ नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो खालिसतन कहिए कि आपकी फरमाइश पे है और आपके सवालों के जवाब देने के लिए है, जो मैं अपनी बिसात भर देने की कोशिश करूँगा। और वो एक इम्तिहान अटेम्प्ट करने के बारे में है, लेकिन इम्तिहान वो वाला इम्तिहान नहीं जिसकी हम ज़्यादातर यूज़ टू होते हैं। ये इम्तिहान है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का टेस्ट या जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो आप देखते हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन में अक्सर जगह पे अब ये होते हैं। जब हम अपनी स्कूल कॉलेज में होते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बड़ा थोड़ा होता है, लेकिन आप देखिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह में इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरे के पूरे पेपर हर वैकेंसी के लिए लें। उसके अलावा अगर आप इंफॉर्मेशन और कॉम्प्रीहेंशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो दुनिया में मल्टीपल चॉइस के तरीके से इसके टेस्ट बहुत अच्छे डेवलप हो गए हैं, जिनसे आप लोगों को टेस्ट कर सकते हैं। अमेरिका में तो सैट और उसके अलावा जी मैट वगैरह, GRE वगैरह काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। हमारे यहाँ भी अब ये जनरल एबिलिटी टेस्ट आ चुके हैं। मुझे अपनी तालिब इल्मी का ज़माना याद आ गया, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे। मुझे एक संडे याद है, मैंने जब पहली दफ़ा इम्तिहान दिया तो मैंने समझ नहीं आई कि ये क्या है। इसको हमारे दोस्त कहा करते थे निशानों वाला इम्तिहान, यानी कि आपको लिखना नहीं पड़ता था, आपको सिर्फ टिक मार्क करते थे। और मुझे अभी तक याद है कि एक दिन में मैंने 3 इम्तिहान दिए मुख्तलिफ जगह के इस्लामाबाद के स्कूलों में, यानी और वो ये 100 मिनट का होता था। उस वक्त 100 ही सवाल होते थे। 9 बजे से 10:40 तक एक इम्तिहान था, फिर 12 बजे से 1:40 तक एक इम्तिहान था, फिर उसके बाद 3 बजे एक और इम्तिहान था। और मैं जनाब इस्लामाबाद की वैगन पे कभी एक जगह पे उतरता था, कभी दूसरी जगह पे उतरता था, मुख्तलिफ स्कूलों पे, और उसके अगले दिन भी फिर इम्तिहान था। लेकिन मैं लकी रहा कि उन चारों में ही मैं पास कर गया और मेरी सिलेक्शन हो गई। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में लक मुझे जो है उसने बड़ा फेवर किया, बाकी जगह पे भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट है क्या? जनरल एबिलिटी टेस्ट बुनियादी तौर पर या MCQs जो टेस्ट होते हैं उसमें तकरीबन 4 एरिया उसको कवर किया जाता है। उसका एक एरिया कवर किया जाता है जिसको वर्बल कहते हैं, या मोस्टली वो इंग्लिश से रिलेटेड होता है। दूसरा एरिया जिसको कवर किया जाता है वो अमूमन अरिथमेटिक या क्वांटिटेटिव, जिसको हम आम ज़ुबान में मैथ कहते हैं, उससे रिलेटेड होता है। तीसरा एरिया अमूमन ये समझा जाता है कि करंट अफेयर्स उसमें होते हैं। और चौथे में पाकिस्तान स्टडीज़ और कुछ इस्लामियात भी होते हैं। बाज़ जगह पे जहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनल जॉब्स हैं उसमें थोड़ा सा वो प्रोफेशनल पार्ट भी डाला जाता है। अब पहली बात तो ये है कि ये क्यों चीज़ें डाली जाती हैं, इनका आगे ज़िंदगी में क्या रोल है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि जो आप जब सरकारी या वैसे नौकरी में जाएंगे तो आपका जो मेन काम होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, वो डिसीजन मेकिंग होगी। और डिसीजन मेकिंग के 2 सोर्सेज हुआ करते हैं। एक सोर्स तो ये है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी कितनी है, इन चीज़ों को आप अप्रोच किस तरह करते हैं। और दूसरी ये कि आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं है। अब इसका जो आधा हिस्सा है जिसको हम समझते हैं अरिथमेटिक वगैरह, वो बुनियादी तौर पर आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को टेस्ट करता है। और उसके साथ साथ जो कम्युनिकेशन है, जो वर्बल है, वो आपकी इस चीज़ को टेस्ट करती है कि आप चीज़ों को समझते कैसे हैं। बाकी कुछ हिस्सा करंट अफेयर्स का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है। अमूमन अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी इसकी तैयारी वो फिर हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट किताबें पढ़ें, उसके साथ साथ बिल्कुल ऐसे याद करते रहें कि जी दारुल हुकूमत कौन से हैं, उसके अलावा इसमें 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, और चांद का जो रेडियस है वो कितना है, और ज़मीन से चांद का फासला कितना है, वगैरह वगैरह। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ पास आहिस्ता आहिस्ता आती चली जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि ये सारी जो जनरल एबिलिटी टेस्ट हैं, इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी करंट इन्फॉर्मेशन होती है। यानी अगर आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पे गौर रखें और जो इन्फॉर्मेशन का स्फेयर है, जिसमें आप इंटरनेट कह लीजिए, सोशल मीडिया कह लीजिए, आप उसको डिटेल में फिर देखते चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे डिटेल्स का टेस्ट है। मगर आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि कभी ऐसा नहीं होता कि एबिलिटीज़ के टेस्ट में कोई बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन आ रही। तो इन्फॉर्मेशन का करंट होना और उसका रेलेवेंट होना बड़ा ज़रूरी है। तो 3-4 महीने ज़रा अपनी आंखें ज़्यादा खुली रखें। अच्छा, जब हम कॉम्प्रीहेंशन वाले टेस्ट करते हैं, यानी लिखने वाले, तो उसमें हमारे टेस्ट हो रहे होते हैं कॉन्सेप्ट्स।
लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन भी है और फिर एनालिटिक्स भी है। अच्छा, इसका जो पहला पार्ट है वो अमूमन इंग्लिश वगैरह का होता है। इंग्लिश में एक चीज़ होती है जिसे सिनोनिम और एंटोनिम कहते हैं, वो बुनियादी तौर पे आपकी वोकेबलरी का टेस्ट होता है। दूसरी चीज़ होती है जिसे अमूमन सेंटेंस कंप्लीशन कहते हैं। अच्छा, सेंटेंस कंप्लीशन ये होता है कि आपको ये टेस्ट कर सके वो मल्टीपल चॉइस से कि आपको लिखना आता है या नहीं, क्योंकि अगर एक सेंटेंस आपको सेंटेंस लिखना आता है तो गोया आपको ज़ुबान लिखनी आती है। और फिर बेबी अक्सर जगह पे टेस्ट करते हैं जिसको वो मैचिंग कहते हैं कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से मैच करके दिखाइए। ये इसका मतलब ये है कि आपने दो चीज़ों की तरफ तवज्जो करनी है, एक वोकेबलरी की तरफ और एक आपने सेंटेंस कंप्लीशन की तरफ। ये दोनों चीज़ों में प्रैक्टिस का बड़ा रोल है। वोकेबलरी के बारे में डिस्कशन मैं पहले कर चुका हूँ। आप वर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं, आप उसके साथ साथ अपनी वोकेबलरी की लिस्ट भी मेंटेन कर सकते हैं। अगेन रेलिवेंट लफ्ज़ जो है इधर उधर आप देखेंगे तो आप उनको पिक करते चले जाएंगे। सेंटेंस कंप्लीशन बुनियादी तौर पे ग्रामर का इशू है, लेकिन उसमें भी टेक्निकल चीज़ें नहीं, आप ये देखेंगे कि वो चीज़ जो कि समझ आ रही है, समथिंग विच इज़ मेकिंग सेंस। तो वर्बल पे आप पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन उसके टेक्निकल पॉइंट पे गौर करेंगे तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता प्रिपरेशन होती चली जाएगी। दूसरा पार्ट होता है वुमन क्वांटिटेटिव का या अरिथमेटिक का। क्वांटिटेटिव और अरिथमेटिक हमेशा वो आएगा जो कि किसी भी ऐसे आदमी को जो हाई स्कूल गया हो उसको वो कर लेना चाहिए। तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ज़्यादातर चीज़ें नंबर्स और रिलेशनशिप पे बेस्ड होती हैं। यानी कि आपको ये पता हो कि रेशोज़ क्या हैं, आपको पता हो प्रोपोर्शन क्या है, आपको पता हो एवरेजेस कैसे निकलती हैं, और ये आपके दिमाग में चलती चली जाएंगी। लेकिन मैं फिर भी मशवरा दूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। बस आप इसकी प्रैक्टिस करते चले जाइए तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसमें दिमाग आपका चलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक इसमें और प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं। वो वर्ड प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एक ट्रेन फॉर एग्जांपल इतने किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही है और उसका जो स्मोक है वो इतने किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से है, तो उसमें सामने वाली ट्रेन इससे कम में आ रही है तो उसका स्मोक कितने रफ्तार से होगा। तो आपने एक रेफरेंस पॉइंट बनाना है और उस रेफरेंस पॉइंट को आपने बराबर करना है। लेकिन आपको ये पता हो कि बुनियादी हिसाब, और वो बुनियादी हिसाब अगेन कोई टेक्निकल नहीं होता, वो कैसे ऑपरेट करता है। आपको पता हो कि भाई इक्वालिटी क्या चीज़ है, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल पता हो कि प्लस माइनस के छोटे छोटे जो रूल्स हैं वो क्या हैं, आपको ये पता हो कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 100 तक होती है 0 से, आपको ये पता हो कि परसेंटेज का मतलब ही 1 से 100 के दरमियान है, आपको ये पता हो कि दायरा क्या होता है, आपको पता हो कि ट्रायंगल में टोटल कितने एंगल हैं। और ये सारी चीज़ें सिर्फ थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको ये मैं बताऊं कि ज़रूर ही आपको ये आ जाएंगी। उसके साथ हैं करंट अफेयर और पाकिस्तान स्टडीज़ वगैरह। अच्छा, करंट अफेयर और पाकिस्तान स्टडीज़ में जैसे कि मैंने पहले ये अर्ज़ किया कि आप पुरानी किताबों की तरफ ना जाइए, आप एक तो लेटेस्ट कुछ देखिए और आप जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है ना उसके अंदर थोड़ी डिटेल में चले जाइए। मसलन अगर आज फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया में जो इश्यूज़ हैं वो आपके सामने है, फ़लस्तीन का इशू सामने है, आपके सामने कश्मीर का इशू है, आपके सामने बाकी इश्यूज़ हैं, ये पॉलिटिकल है, उसके अलावा इकोनॉमिक क्या है, तो उसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको पता होना चाहिए। उसके साथ फिर ज़ाहिर है इस्लामिक स्टडीज़ अमूमन हमें काफ़ी उसके बारे में अंदाज़ा होता है, उसको एक दफ़ा ज़रा उसकी जो डिटेल्स हैं उसको गो थ्रू कर लीजिए। ये तो मेरा पार्ट था इस चीज़ का कि तैयारी कैसे करनी है। अब असल इसका मरहला आता है पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। यानी आपके सामने ABCD होता है और आप इतने अनश्योर होते हैं, कभी B की तरफ जाते हैं, कभी A की तरफ जाते हैं, कभी C की तरफ जाते हैं, तो पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। अब देखिए सबसे पहली चीज़ है जिसको बड़ा पुराना लोगों ने तरीका ढूंढा हुआ है, इसको कहते हैं POE, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। सबसे पहले तो आप वो चीज़ देखें, वो चॉइस देखें जो हो ही नहीं सकती, उसको अपने पास से निकाल लें। अब हो ही नहीं सकती जब करेंगे तो अमूमन आप 2 तक रह जाएंगे। जब आप 2 तक रह जाएंगे, 2 तक, तो तब आप सोचें कि इनमें से करीब तरीन कौन सा है, जो करीब तरीन आपको इसमें से लगे, क्योंकि आपने को अगर आपको पता है फिर तो आपने बिल्कुल वही लिखना है। तो आप जब पेपर अटैम्प्ट करें तो आप सबसे पहले उसको पूरे को गो थ्रू करें और जो जो चीज़ें आपको एग्जैक्ट पता है ना आप उसको टिक करते जाएं। उम्र 25-30 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपको बिल्कुल पता हो। उसके बाद फिर आप जाएं और प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में आप 2-2 तक कर लें।
दूसरे चक्कर में 2 तक कर लें। तीसरी दफ़ा जब आप उससे गो थ्रू करें तो अब आपने 2 में से 1 निकालनी है। आपने 2 में से 1 निकालनी है तो आपने गैस ये लगाना है कि किसी रेफरेंस पॉइंट से ये करीब तरीन कौन सी बनती है। वो रेफरेंस पॉइंट हो सकता है नंबर का हो, मसलन दुनिया में फॉर एग्ज़ाम्पल मुल्क जो है उनकी तादाद 200 के मुताबिक, अगर किसी जगह पे 500 लिखा हुआ है तो और किसी जगह 180 लिखा हुआ है और 190 लिखा हुआ है और 196 लिखा हुआ है, तो आप सोचेंगे कि यार 500 तो ये हो नहीं सकते। तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता राउंडिंग ऑफ इस तरह करेंगे कि वो आपके नंबर जो आपने कहीं सुना है उसके करीब तरीन पहुंच जाए। उसके अलावा फिर आपने ये सोचना है कि उसके बाकी सवाल, उसके बाकी ऑप्शन में ही कहीं उसका जवाब छुपा हुआ है। आपने उसके जो सवाल है उसके अंदर एक दफ़ा गौर करना है। उसे कहना है कि ये जो पूछना चाहता है कि कौन सा जवाब इसके करीब जाएगा, क्योंकि वो अक्सर ऐसी चीज़ पूछना चाहते होते हैं जो कि सामने नज़र आ रही होती है लेकिन आपसे छुपी होती है। फिर एक चीज़ से आपने बचना है, वो है ऑब्वियस कैच, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल आसान हो उसको ज़रा दूसरी तीसरी दफ़ा सोचना है, यानी इतनी आसान चीज़ तो यहाँ पे आ नहीं सकती। फिर आपने अपना कोई रेफरेंस पॉइंट बनाना है और उसके बाद अगर वो आसान है तो फिर है, लेकिन एक दफ़ा ये ट्रिक से, ट्रैप से और कैच से थोड़ा सा बचने की कोशिश करनी है। चीज़ों को सोचना है, लेकिन सोचने के लिए आप ज़रूरी है कि आपको पता हो कि उसका रेफरेंस पॉइंट है क्या। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिए। एक आखिरी ट्रिक आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ समझ ना आए तो बी और सी में से किसी पे ज़रूर टिक लगाइए, शायद फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच।